and today we are going to study chapter number 3, Glimpses of the Past, second session. This chapter is from class 8 main book, and as I told you yesterday, we'll be studying this chapter and I'll be summarizing it in Hindi. So we started yesterday that what had happened during the period 1757 to 1857. सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा कि 1757 से लेकर 1857 के बीच क्या क्या घटना घटी, हमारे जो राज्य थे उनमें उस समय का राजतंत्र कैसा था और क्या सब होता था, इसके बारे में हम लोगों ने पहले पढ़ा था. नाउ here we are also going to study about the event known as the condition that led to the event known as the first war of independence in 1857. यहाँ पे हम लोग आज जानेंगे वो सब क्या कारणें थी जिसके चलते हमारा जो पहली आज़ादी की लड़ाई 1857 हुआ था उसमें कौन कौन सी कारणें थी, क्या क्या बातें थी. हम लोग सबसे पहले पिक्चर में देखते हैं तो मार्टर्स. इसके बारे में मैंने कल ही आपसे बात किया था, कल ही बताया था. मार्टर्स कहते हैं पीपल हु हैव सैक्रिफाइस देमसेल्फ, यानी जो लोग शहीद हो गए, जो अपने देश के लिए शहीद हो गए, उनको हम मार्टर्स कहते हैं. सो हियर वी इन द वेरी बिगिनिंग वी सी दैट अ लेडी is giving a speech and she says, "Oh my countrymen, let your eyes fill with tears." मेरे देशवासियों, आपकी आंखें आंसू से भर जानी चाहिए. As you recall the sacrifices of India's martyrs, जब आप याद करते हैं भारत के शहीदों को तो आपकी आंखें भर जानी चाहिए. So this is how this chapter begins. और हम लोग देखते हैं कि इसमें सारे जितने भी जो आज़ादी की लड़ाई लड़े थे उनका चित्र दिया हुआ है. जवाहरलाल नेहरू हैं, महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, नहीं, हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद नहीं है, भगत सिंह हैं, और ऊपर बाल गंगाधर तिलक जी हैं, लक्ष्मीबाई हैं, और शास्त्री जी स्पीच में दिख रहे हैं. सो वी हैव स्टडीड इट येस्टरडे. हम लोगों ने सबसे पहला जो पार्ट पढ़ा था उसमें देखा था कि द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 टू 1849. तो इस पार्ट में हमने जो पढ़ा था वो ये था कि 1757 से लेके 1849 में 1849 तक में क्या स्थिति थी भारत में. व्हाट वाज द सिचुएशन इन इंडिया. इंडियन प्रिंसेस वे शॉर्ट साइटेड. इंडिया के जो प्रिंस थे वो बहुत ही उनकी दूरदृष्टि नहीं थी. दैट अपस्टार्ट राजा, उसमें एक जो व्यक्ति है, एक जो राजा है, वो कहता है कि वो जो अपस्टार्ट राजा है, अपस्टार्ट राजा मीन्स अपस्टार्ट राजा कहते हैं कि ये जो अपस्टार्ट राजा हैं, अपस्टार्ट मीन्स जो तुच्छ, अपस्टार्ट कहते हैं तुच्छ को, कहते हैं अपस्टार्ट राजा है. कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. तो हम लोग इस पहले पार्ट में देखते हैं कि जो राजा हैं वो दूसरे राजा को हराने के लिए वो ब्रिटिशर्स के जो व्यापारी थे उनसे हेल्प लेते थे. ये हमने पहला पार्ट पढ़ा. द राइवलीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन. अब ये जो आपसी लड़ाई थी, भारतीय राजाओं का दूसरे राजा के साथ जो लड़ाई थी, इससे क्या हुआ, ये दोनों कमज़ोर पड़ गए और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आसानी से इन लोगों को सबड्यू मीन्स कॉन्कर, सबड्यू मीन्स कॉन्कर, ये आसानी से उनको हरा सकते थे. इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, ये इंडियन के युवराज को आसानी से हरा सकते थे वन बाय वन. इसी दौरान टीपू सुल्तान एक रूलर थे, यानी एक शासक थे, और उन्होंने ब्रिटिश की इस राजनीति को समझ लिया. एंड ही फॉट टिल द एंड
till he died fighting. इन्होंने लड़ाई किया और लड़ते लड़ते हुए मर गए. Now very first thing that I want to inform you कि अभी सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है कि 1757 से लेके 1757 to 1849 में क्या चल रहा था भारत में. सेकेंड पार्ट है, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग एक पिक्चर जिसमें राजा जो है आपस में बात कर रहा होता है. राजा अपने मंत्री सलाहकार से बात कर रहे होते हैं. कहते हैं थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स. कहते हैं कि धन्यवाद कि अब राज्य में शांति है, अब थोड़ा भी लड़ाई नहीं होगा और ना ही लूटपाट होगी ठग के द्वारा. इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश. राजा कहता है कि ये जो ब्रिटिश हैं भगवान भला करे कि उन्होंने ब्रिटिश को भेजा है. तो एक उसका जो सिपाही जो सलाहकार है वो बोलता है डेस्टिनी इज़ लिंक विद देम, कि हमारा जो भाग्य है उनके साथ जुड़ा हुआ है. तो आप देख रहे हैं कि राजतंत्र के अंदर ऐसा माहौल था कि ये लोग मानते थे कि ब्रिटिश जो है वो भगवान के पैगंबर हैं, मैसेंजर हैं. सो और उसकी दूसरी तरफ क्या था, हाउ डिड इंडियन रिएक्ट टू द कॉन्क्वेस्ट. और जिस तरह ये लड़ाई हो रही थी तो इसमें दूसरे लोग इसको किस नज़र से देखते हैं वो समझिए. द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स. ये जो गोरे हैं इन्होंने हमारे लोगों को मार दिया है या डिथ्रोन किया है, और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स, और इन्होंने डिथ्रोन किया है किंग को. सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड. कुछ का मानना था कि कुछ राजा तो अच्छे नहीं थे लेकिन वो इसी धरती के थे, तो उनको वो नज़रअंदाज कर रहे हैं आम आदमी. नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स. ये इसमें से एक आदमी का ये मानना है कि हम लोग जो हैं वो विदेशी लोगों के गुलाम बन गए. सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट पार्ट. सो आई हैव समराइज्ड दिस वंस मोर. मैंने क्या किया है कि मैंने इसका एक दोबारा से समरी किया है, जो कल किया था उसी तरह का एक दूसरा समरी बनाया है. इसी दौरान इन द मीन टाइम देयर वर अदर पार्ट. द रिलीजियस लीडर प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज. रिलीजियस लीडर जो थे वो लोग प्रचार कर रहे थे छुआछूत का और चाइल्ड मैरिज का, बच्चों की शादी के. अब देखिए एक पिक्चर में आप देख रहे हैं, यू कैन सी दैट देयर इज़ अ प्रीस्ट हु इज सिटिंग एंड ही सेज एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन. कि कोई भी व्यक्ति अगर समुद्र पार करता है तो वो क्या करता है, वो अपने धर्म को भ्रष्ट कर लेता है. दूसरी तरफ आप देख रहे हैं एक पुरोहित, ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमन. वो कहते हैं कि संसार में जितनी भी पीड़ा है, तकलीफ़ है, वो औरतों के चलते हैं. तो ये दिस इज़ काइंड ऑफ डार्कनेस, ये लैक ऑफ नॉलेज. ये आप देख सकते हैं कि उस समय क्या कुरीतियाँ थी, क्या कुप्रथा था, कैसे लोग अंधविश्वास में विश्वास करते थे और इनको फैलाता कौन कौन था. The truth was that Indians had lost self-respect. The British scored them. अब भारतवासी जो लोग थे उन्होंने अपने आत्मसम्मान को खो दिया और इसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स को मिला. The natives are unworthy of trust, incapable of honesty. ब्रिटिशर्स कहते हैं कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं उन पर विश्वास नहीं किया सकता. Unworthy of trust means अविश्वसनीय है. इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और ना ही वो आपके तरफ ईमानदार है. तो उसमें से एक जो देखिए आप पीछे, इंडियन पर्सन, इसे इज़ ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट. कहता है हाँ सर, हाँ मालिक, सारे लोग झूठे फरेबी हैं, सिर्फ मैं ही एक ईमानदार हूँ. बट यू मैन आर, अब यहाँ देखो, बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, द हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर्स टू अबैंडन द फील्ड्स. अब ये जो ब्रिटिशर्स थे वो ज़्यादातर व्यापारी थे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा बनाना था. दे हैवी टैक्सेस फोर्स फार्मर्स टू अबैंडन द फील्ड. उनका जो अत्यधिक टैक्स था उसने फोर्स किया फार्मर्स को कि वो
खेतों को भी छोड़ दें। बट यू मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप कि कैसे एक जो किसान है वो कहता है कि आप लोग मेरे पूरी की पूरी फसल ले रहे हैं। तो उधर एक ब्रिटिश कह रहा है यू आर स्टिल इन एरियर्स, अभी भी तुम ऋण में हो। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई सेंड यू टू जेल। वो कहता है अगर तुम मुझे पैसा और नहीं पे करोगे तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगा। Inevitable famine followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of starvation. जिससे बचा नहीं जा सकता था ऐसा अकाल आया। फेमाइन मीन्स अकाल। 1822 से लेकर 1836 के बीच में। इस दौरान करीब करीब 15 लाख लोग, भारतीय लोग, भूख के मारे मर गए। Still the British invented other methods which gave them more profit. इसके अतिरिक्त ब्रिटिश ने और भी अलग अलग तरीके बनाए जिससे उनको और मुनाफा हुआ। The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. उन्होंने कहा कि जो सामान हम लोग इंग्लैंड में बनाते हैं उस पर कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। तो दूसरे ब्रिटिशर्स कहते हैं गुड आइडिया। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगैन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्री। और इस नीति ने क्या किया कि हमारे यहाँ के जो जितने भी छोटी छोटी इंडस्ट्री थी, जितना भी कारखाना था, उनको वो तबाह कर दिया। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूल द एक्सपर्ट आर्टिशन एंड द बिजनेस। अब जो एकदम एक्सपर्ट कारीगर थे, आर्टिशंस मीन्स कारीगर, उनका और उनका पूरा व्यापार चौपट हो गया। सो हियर व्हाट वी हैव सीन टू पिक्चर्स। यहाँ हम दो पिक्चर्स देखते हैं। पहला पिक्चर है जो राजा रजवाड़े के अंदर है। राजा रजवाड़ा ब्रिटिशर्स को समझते हैं कि ये पैगंबर हैं, दे आर गुड पीपल एंड दे आर हेल्पिंग देम। और वो आपसी लड़ाई में ब्रिटिशर्स का मदद लेके दूसरे रजवाड़ा को हराते थे। इस दौरान ब्रिटिशर्स क्या करने लगे कि जो कमज़ोर प्रिंसली स्टेट्स थे उनको उन लोगों ने कैप्चर करना शुरू किया। तो धीरे धीरे बहुत सारा जो पार्ट जो प्रिंसली स्टेट था, जो आप येलो कलर के मैप में देखते हैं, वो कवर हो गया। ये येलो कलर के मैप में है प्रिंसली स्टेट ऑफ इंडिया, और ये पिंक वाला जो है वो ब्रिटिश टेरिटरी था। तो अब ये ब्रिटिश टेरिटरी पहले हेल्प करता था प्रिंसेस को आपस में लड़ने के समय, और फिर धीरे धीरे इनके ऊपर कैप्चर करता चला गया। ये शुरू की कहानी है। इस चीज़ को टीपू सुल्तान ने देख लिया, समझ गए कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने ब्रिटिशर्स से लड़ना शुरू किया और फिर ब्रिटिशर्स से उसने लड़ाई की और लड़ते लड़ते मर गए। दूसरी ओर क्या था, दूसरी ओर राजा खुश मानते थे, बहुत खुश होते थे ब्रिटिशर्स का ये देख के कि ब्रिटिशर्स जो हैं पैगंबर हैं, ऐसे ऐसे ये आपस में सोचते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जनता ये सोचता है कि हम लोग जो हैं वो स्लेव हो गए हैं, यानी हम लोग नौकर बन गए हैं या दास बन गए हैं बाहरी लोगों का। दूसरी तरफ ये है, एक तो पिक्चर ये है, दूसरा पिक्चर ये है कि संत सन्यासी उस ज़माने में क्या थे, झूठ, अफवाह और कुप्रथा को हवा दे रहे थे। दे वे एक्चुअली ऑर्थोडॉक्स पीपल एंड दे हैड लैक ऑफ नॉलेज। उन लोगों ने चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी और वुमेन को वो बहुत नीचे स्तर पर देखते थे। तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ें। उस ज़माने में कुछ चटुकार भी थे जो हम लोग देख सकते हैं कि देयर इज़ अ मैन स्टैंडिंग बिहाइंड द ब्रिटिशर्स, अ ब्रिटिश मैन, एंड ही सेज दैट आई एम द ओनली ऑनेस्ट पर्सन। दूसरी तरफ एक पिक्चर और ये है कि गरीब कमज़ोर आदमी जो किसान था वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भरता था, फिर भी वो अपने टैक्स भरने में सफल नहीं होता था, क्योंकि जो ब्रिटिश टैक्स पार्ट था वो बहुत ही हैवी था, मीन्स इट वाज वेरी वेरी हाई। और उसके बाद जो है वो हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश कंपनी का एक अपना पॉलिसी था, और उस पॉलिसी में उन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश गुड्स जो थे, जो इंग्लैंड के गुड्स थे, उनको इन लोगों ने इंडिया में टैक्स फ्री कर दिया था। मतलब वहाँ से लाने का इंपोर्ट भी ड्यूटी हटा दिया। नतीजा वहाँ के जो गुड्स थे उन पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होने के कारण यहाँ फ्री में, मतलब बिना खर्च के आ जाते थे। और नतीजा ये हुआ कि यहाँ का जो कपड़ा था, यहाँ जो कारीगर थे,
वो उन पे वो शामत आ गए. So this is what we have studied in two parts. So this chapter is, if you study this chapter, इसमें बहुत सारी बातें हैं. Though this looks like a comic book, but इसमें दो तीन ही पॉइंट नहीं है, इसमें बहुत सारी पॉइंट्स हैं. And students, I would request you, don't take it very casually. this is this has given a very good insight for all of you. So इसको पढ़िएगा, and we will go very slow in this chapter. Thank you. Have a wonderful day.